वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट कंपनी का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है, तो देख लेते हैं क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सो मल्टीनेशनल नाम से पता चलता है कि ये जो कंपनी है वो एक कंट्री में ऑपरेट नहीं करती, वो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। कंपनी का जो ब्रांचेस होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ में होता है और उनका जो हेड ऑफिस होता है वो किसी एक कंट्री में होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री इंडिया में रजिस्टर हुई है, इंडिया में स्टार्ट हुई है, तो इंडिया जो है वो क्या हो गया, वो कंट्री का हेड ऑफिस वहाँ पे होगा, जिसे हम होम कंट्री बोलेंगे। जहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुई है तो वो कंपनी का क्या हो जाएगा, होम कंट्री। और जहाँ पे उनका अलग अलग ब्रांचेस होगा तो वो कंट्री हो जाएगी होस्ट कंट्री। ऑलराइट, तो देख लेते हैं क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। A multinational corporation is a business organization that operates in many different countries at the same time. In other words, it's a company that has business activities in more than one country. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी है जो एक कंट्री में नहीं अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में इनका बिजनेस चलता है, काम चलता है, ब्रांचेस जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। अगर देखा जाए तो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में जो इनका ब्रांचेस होता है, इनका बिजनेस होता है, वो चलता है। A multinational corporation, that is MNCs, has facilities and other assets in at least one country other than its home country. तो होम कंट्री क्या है, जहाँ पे कंपनी ने पहली बार अपना कंपनी स्टार्ट किया है, दैट इज़ जहाँ पे रजिस्टर की गई है कंपनी, वो हो जाएगी होम कंट्री, जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर होता है। तो होम कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में, एटलीस्ट एक कंट्री में वहाँ पे उनका ब्रांच होना चाहिए, तो वो हो जाएगी होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री में भी एक ब्रांच होना चाहिए कंपनी का, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। और ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो एमएनसीज होती हैं वो काफ़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत ज़्यादा एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास फैसिलिटीज़ भी होती हैं। सच कंपनीज हैव ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड यूजुअली हैव अ सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिसेज फ्रॉम वेयर दे कोऑर्डिनेट ग्लोबल मैनेजमेंट। तो ऐसी कंपनीज़ के बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं, ब्रांचेस होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, बट इनका जो कंट्रोल होता है वो एक जगह से होता है। दैट इज़ अगर इंडिया में कंपनी का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, तो इंडिया से ही बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में जो ब्रांचेस होंगे वो क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वेरी लार्ज मल्टीनेशनल्स में हैव बजट दैट एक्सीड दोज ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज़। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं उनका जितना पैसा होता है, बजट होता है, उनका पूरे साल कंट्री का पूरा जो इनकम होता है उससे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी का क्या होता है, बजट होता है, इनकम होता है। बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ को अगर हम मिलाएं तो जितना उनका उस कंट्री का पूरा का पूरे साल का इनकम नहीं होगा, उससे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इनकम होता है, बजट होता है। इतनी बड़ी और ह्यूज कंपनी होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर समटाइम रेफर्ड एज ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हम ट्रांसनेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल्स, तो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं जिनके ब्रांचेस बाकी सारे कंट्रीज़ में हैं, तो ऐसी कंपनीज़ का एग्जाम्पल दिया है बाटा इंडिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, दैट इज़ इंडिया में इसका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस हैं। ऑलराइट, सो फीचर्स देख लेते हैं क्या है फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। फर्स्ट इज ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। तो एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज़, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। एंड टर्नओवर मतलब सेल्स, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स होगा क्योंकि ऑब्वियस है अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं, फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा होंगी तो सेल्स भी ज़्यादा होगा। As MNCs is operating on a global basis, they have huge physical and financial assets. तो क्योंकि MNC जो है वो ग्लोबल बेसिस पे काम करती हैं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस होते हैं, हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में होता है और ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, तो ऑब्वियस है कि इनका जो फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टीज़, बिल्डिंग्स, पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन ह्यूज टर्नओवर ऑफ MNCs। तो जिसकी वजह से सेल्स जो होता है, टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा होता है MNC का। In fact, in terms of assets and turnover, many MNCs are bigger than national economies of several countries.
तो देखा जाए तो एमएनसीज जो होती हैं, ऐसी कंपनीज का जो एसेट्स होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ और जो टर्नओवर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ का इकोनॉमी जो होता है उससे ज़्यादा एमएनसीज का सेल्स हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस। एमएनसीज हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स इन होस्ट कंट्री। तो एमएनसीज का जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग होता है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि एमएनसी अलग अलग कंट्रीज़ में उनके ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो प्रोडक्शन भी वहाँ पे होगा, मतलब सामान बनेगा भी अलग अलग कंट्रीज़ में, और सेल्स भी, मार्केटिंग भी होगी। ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे, सब्सिडरीज कंपनी होती है अलग अलग होस्ट कंट्री में। तो होस्ट कंट्री और होम कंट्री बताया है मैंने, क्या है, दैट इज़ होम कंट्री मतलब कंपनी का जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है, कंपनी जिस कंट्री में रजिस्टर होती है वो होम कंट्री होती है, और जिस कंट्री में कंपनी का ब्रांच होता है वो कंट्री होस्ट कंट्री होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब हेडक्वार्टर से ही बाकी ब्रांचेस को कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। एमएनसीज आर सेंट्रलाइज बाय यूनिटी ऑफ कंट्रोल। तो एमएनसी का जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो एक जगह से होता है, मतलब हेडक्वार्टर से ही होता है। एमएनसीज कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द होम कंट्री। तो जहाँ पे कंपनी रजिस्टर की है, जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है जिस कंट्री में, वो होम कंट्री होती है, और होम कंट्री से ही कंपनी जो है वो अपने ब्रांचेस जो बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में है उनको कंट्रोल करती है। मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कॉरपोरेशन। तो एक जगह पे जो पॉलिसी बनती है, वही पॉलिसी, वही रूल्स जो हैं वो बाकी सारे अलग अलग ब्रांचेस को भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज माइटी इकोनॉमिक पावर। MNCs are powerful economic entities. They keep on adding their economic powers through constant mergers and acquisitions of company in host countries. तो MNCs जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी और ह्यूज कंपनीज होती हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, और वो पैसों से लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और अपनी कंपनी को और ज़्यादा बढ़ाती रहती हैं, इंक्रीज़ करती रहती है, पैसे से लेके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है MNCs। क्योंकि जहाँ पे जिस कंपनी में एमएनसी ऑपरेट करती है, मतलब अगर किसी और कंट्री में ब्रांच ओपन किया है, तो हो सकता है उस कंट्री के जो बाकी जो कंपनीज़ हैं उनको भी क्या करे, अपने साथ में मर्ज कर ले, अपनी कंपनी में ऐड कर ले। तो ऐसे करके वो अपनी कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करती रहती है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। Next is advanced and sophisticated technology. Generally, MNCs has advanced and sophisticated technology at its command. It employs capital intensive technology in manufacturing and marketing. तो जनरली जो MNCs होती हैं वो इतनी ह्यूज होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है रिलेटेड टू मनी एंड पावर। जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी MNCs जो है वो अपने बिजनेस में लेकर आती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए वो सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी करती हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. MNC employs professionally trained managers to handle huge funds, advanced technology and international business operations. तो क्योंकि MNCs के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं और फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो अपॉइंट कर सकती है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेजर्स, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकती है। उनके पास काफ़ी पैसे हैं तो वो पैसों को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं, उनको अपॉइंट करती हैं। टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए अपॉइंट करती हैं प्रोफेशनली मैनेजर्स को। एंड अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस जो अलग अलग कंट्रीज़ में चलते हैं, वो सारे बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स और स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें MNC अपॉइंट करती है। नेक्स्ट इज मेरिट्स. तो मेरिट्स क्या है, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो MNC जो है वो इतनी बड़ी कंपनी होती है कि जहाँ पर भी कंपनी अपना ब्रांच ओपन करेगी वहाँ के लोगों को वो रोज़गार तो देगी ही देगी। MNCs क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन होस्ट कंट्री. तो MNC अगर किसी और कंट्री में जाके अपना ब्रांच ओपन करती है तो उस कंट्री के जो लोग होते हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा. दिस इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ MNCs फॉर कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है उन देशों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं है, लोग बहुत जो बेरोज़गार हैं उनके पास काम नहीं है. तो अगर ऐसी कंट्रीज़ में MNC अपना ब्रांच ओपन करेगी, जाके बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा. नेक्स्ट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. MNCs bring in much needed foreign capital for the rapid development of developing countries. This inflow of capital will bring much needed boost for the growth of domestic economy. तो MNC क्या करेगी, वो फॉरेन कैपिटल लेके आएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ में,
दैट इज़ अगर किसी और कंट्री में उन्होंने अपना ब्रांच ओपन किया है तो उस कंट्री में क्या करेगी, फॉरेन कैपिटल मतलब पैसे लेकर जाएगी, जिसके वजह से कैपिटल का इनफ्लो होगा, मतलब पैसे कंट्री में आएंगे और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है कंट्री की वो और ज़्यादा बूस्टअप होगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज़ ऑफ आइडियल रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज वैसे ही खाली पड़े हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है वो रिसोर्सेज का भी एमएनसीज यूज़ करेगी, उनको भी काम में लेकर आएगी। एमएनसीज आर इन पोजीशन टू यूटिलाइज द आइडियल रिसोर्सेज, आइडियल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली ऑफ द होस्ट कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टेक्निकल नॉलेज। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द होस्ट कंट्री। तो एमएनसी जो है वो काफ़ी ह्यूज कंपनी है, उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो जो भी रिसोर्सेज ऐसे खाली पड़े रहते हैं, आइडियल पड़े रहते हैं, जो कि ह्यूमन रिसोर्स हो गए या फिर फिजिकल रिसोर्स हो गए, मतलब कोई जगह ऐसे खाली पड़ी है तो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होगी तो जगह का भी यूज़ हो जाएगा। रिसोर्सेज जो पड़े हैं, रॉ मटेरियल जो है वो भी फैक्ट्री में लेकर आएंगे सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। जो लोग हैं दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब उनका भी जो क्या होगा, यूज़ होगा। तो एमएनसीज क्या करती हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज को, चाहे फिर वो फिजिकल रिसोर्स हो चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। टेक्निकल नॉलेज जो है वो और बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है कंट्री की, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी लेके आती है, जिसकी वजह से कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कंट्री जो है जहाँ पे उनका ब्रांच ओपन होगा होस्ट कंट्री में, कंट्री का इकोनॉमी, नेशनल इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल डेवलपमेंट। MNCs कैरी द मेरिट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। MNC क्या करती है, ये एक फ़ायदा है, ये एक एडवांटेज क्या है कि टेक्निकल डेवलपमेंट जो है होस्ट कंट्री का वो भी इंक्रीज़ करती है और डेवलप करने में हेल्प करती है। इन फैक्ट MNCs आर द व्हीकल टू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। MNC क्या करती है, एक व्हीकल का काम करती है, मतलब होस्ट कंट्री में अगर एमएनसी जाती है, किसी और कंट्री में ब्रांच ओपन करती है, तो उस कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने फैक्ट्री में अगर यूज़ करेगी, और सेम फैक्ट्री जो है उनकी वो किसी और कंट्री में भी होगी उनका ब्रांच, तो वहाँ पे भी वो टेक्नोलॉजी अपने दूसरे कंट्री में ले जाएगी, दूसरे कंपनी में ब्रांच में ले जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगी, मतलब ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी क्या होगी और इंक्रीज़ होगी, एक्सपोजर मिलेगा टेक्निकल नॉलेज को। पुअर कंट्रीज ऑल्सो बीइंग टू डेवलप टेक्निकली आफ्टर होस्टिंग एमएनसीज। तो जो कंट्रीज़ पुअर है, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ऐसी कंट्रीज़ में भी टेक्नोलॉजी जो है वो आएंगी और टेक्निकली वो भी कंट्रीज़ क्या होगी और डेवलप होंगी। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। एमएनसीज एम्प्लॉय लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। तो एमएनसीज जो है वो मैनेजमेंट, मतलब काम किस तरीके से हम कर सके कंपनी को और ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो एमएनसीज उसमें भी हेल्प करती हैं काफ़ी, क्योंकि वो मैनेजमेंट टेक्निक्स नए नए लेके आती हैं। पीपल एम्प्लॉयड बाय एमएनसीज डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं एमएनसीज में, जितने भी लोग काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, काम किस तरीके से किया जाए, अप्लाई कैसे करें, सो दैट फैक्ट्री तो इंक्रीज़ हो, बिजनेस तो ग्रोथ हो, बट लोगों को भी हेल्प मिलती है। इन अ वे दे हेल्प टू प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द लेटेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट थियरीज एंड प्रैक्टिस। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं एमएनसीज में काम जो करते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज होता है, जितनी भी उन्होंने पढ़ाई करी है, थियोरी जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो होगा, सक्सेसफुल होगा, और मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट होगा वो भी होगा, जिसके वजह से मैनेजमेंट भी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी। नेक्स्ट इज एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। द एंट्री ऑफ एमएनसीज लीड टू कॉम्पिटिशन इन द होस्ट कंट्री। तो लोकल मोनोपोलीज मतलब अगर किसी कंट्री में कोई एक कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है उनके प्रोडक्ट का, तो वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस बढ़ा दी जाएंगी और उनका ही प्रोडक्ट जो है कंपनी पूरे के पूरे कंट्री में क्या होगा, सेल होगा। तो दूसरी अगर एमएनसी वहाँ पे सेटअप होती है उस कंट्री में, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसको कंपटीशन मिल जाएगा कंपनी को। तो जो मोनोपोली है कि एक ही कंपनी का डिमांड ज़्यादा है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, वो ख़त्म हो जाएगा। द एंट्री ऑफ एमएनसीज लीड टू कॉम्पिटिशन इन द होस्ट कंट्री। तो एमएनसी जैसे आती है किसी और कंट्री में, ब्रांच ओपन करती है, तो उस कंट्री की कंपनी को भी क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन मिल जाएगा। लोकल मोनोपोलीज ऑफ होस्ट कंट्रीज ईदर स्टार्ट इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट और रिड्यूस देयर प्राइस। तो जो लोकल मोनोपोली है
मतलब होस्ट कंट्री में, किसी और कंट्री में जो ऑलरेडी कंपनी है, जो अपना चला रही हैं बिजनेस, वो अपनी मर्जी से प्राइस कितना भी बढ़ाती जाएंगी ये प्रोडक्ट का, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो एमएनसी के आने की वजह से उनको कंपटीशन भी मिलेगा, वो अपने क्वालिटी भी अच्छा इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगी और प्राइस भी कम करना स्टार्ट कर देंगी। दस एमएनसीज पुट एन एंड टू एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस ऑफ लोकल मोनोपोलीज। तो एमएनसीज के आने की वजह से जो बाकी की कंपनीज हैं वो अपना जो लोकल मोनोपोली है उसको बंद कर देंगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एमएनसीज कंपेल डोमेस्टिक कंपनीज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। तो देखा जाए तो एमएनसी के आने के वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो कंट्री के पहले से एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, वो अब और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करेंगी, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उसे और इंक्रीज़ करेगी और प्राइस भी रिजनेबल रखेंगी, क्योंकि उनको कंपटीशन मिल गया। अगर वो अब क्वालिटी नहीं मेंटेन करेंगी, प्राइस जो है वो रिजनेबल नहीं रखेगी, तो एमएनसी की जो कंपनीज है वो और बेटर क्वालिटी और प्राइस के ऊपर अपना सेल करेगी प्रोडक्ट, तो उनको कंपटीशन मिलेगा, तो लोग एमएनसीज की जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट लेंगे और जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी, और ज़्यादा इम्प्रूव करने का स्टार्ट करेगी, एफिशिएंसी और क्वालिटी बढ़ाने का काम करेगी। तो एमएनसी के आने की वजह से डोमेस्टिक कंपनी भी और इम्प्रूव करती हैं अपने आप को। Next is improvement in standard of living. By providing quality product and services, MNCs help to improve the standard of living of people of host country. तो MNCs जो होती हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो देती हैं, सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज़ होता है। Next is promotion of international brotherhood and culture. MNCs integrate economies of various nations with the world economy. क्योंकि MNCs जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करती है, उनके एक ही अलग अलग कंट्रीज़ में उनके ब्रांचेस होते हैं, एक ही कंपनी में, एक ही कंट्री में नहीं होते, तो अलग अलग कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करती है, मतलब साथ में मिला के वो काम करती है, पूरे वर्ल्ड में उनके ब्रांचेस होते हैं। Though their international dealings, MNCs promote international brotherhood and culture and pave a way for world peace and prosperity. तो जिसकी वजह से क्या होगा, MNCs जो है वो अपना अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में डील करती हैं, इंडिया में भी है ऑपरेट कर रही, अमेरिका में ऑपरेट कर रही है, जापान में ऑपरेट कर रही है, तो जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर जो है वो एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एक दूसरी कंपनीज़ में काम करेंगे, तो जिसकी वजह से उनका कल्चर हमारे साथ में मिक्सअप होगा, हमारा कल्चर उनके साथ में, जिसकी वजह से ब्रदरहुड, जिसको हम भाईचारा बोलते हैं, वो भी इंक्रीज़ होगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड में पीस और प्रोस्पेरिटी आएगी। कंपनी जो है उसके वजह से कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज़ होगी और लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में मिलके काम भी करेंगे और पीस और प्रोस्पेरिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। ऑलराइट, सो ये था एडवांटेजेस, दैट इज़ मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आई होप आपको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का फीचर्स और मेरिट्स जो है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने फीचर्स देखा एंड मेरिट्स देखा। सो डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। इस वीडियो में हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स जो है वो कंप्लीट किया। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट डीमेरिट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।